नमस्कार, स्वागत है आपका एटिनो स्वदेश पर। आप देख रहे हैं मार्केट के महारथी, आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। 6 दिनों की लगातार तेजी के बाद बाजार में आज सुस्ती के संकेत दिख रहे हैं। हालांकि निफ्टी बहुत ही मामूली गिरावट के साथ आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। निफ्टी बैंक कल निफ्टी के मुकाबले तेजी वहां पर अच्छी थी और आज हल्के से गेंस पर निफ्टी बैंक में हम ट्रेड होते हुए देख रहे हैं। कंज्यूमर शेयर जहां पर लोगों ने जम के पैसे बनाए, शेयर खूब चले। जीएसटी के अनाउंसमेंट के बाद वहां पर थोड़ी थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आ रही है और कुछ नए खेमे बाजार में एक्टिव होते हुए दिख रहे हैं, जैसे कि रेलवे हो गया, डिफेंस हो गया और आईटी हो गया। ट्रंप भारत को लेकर थोड़े से सॉफ्ट नजर आ रहे हैं, दोस्ती का हाथ फिर से बढ़ाते हुए दिख रहे हैं और पीएम मोदी ने भी कहा है कि वो भी ट्रेड टॉक्स को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित हैं और दोनों देशों के बीच मित्रता थी, मित्रता आगे भी रहेगी। बाजार ने इसको पॉजिटिवली लिया है। तो आगे की राह कैसी है? क्योंकि एक जो दिक्कत वाली एरिया है कि एफआईज भारतीय बाजारों में लौट नहीं रहे हैं और एक दिन की छोटी सी बाइंग के बाद फिर से कल हमने देखा कि सेल का फिगर आया। एफआईज कब तक लौटेंगे, ये एक बड़ा प्रश्न है। जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स भी थोड़े से पीछे हैं, अदरवाइज हैं ही वो अपनी जगह पर। तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ये जरा समझते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं पाइपर सैरिका एडवाइजर्स के फाउंडर एंड एमडी अभय अग्रवाल। अभय जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका एटिनो स्वदेश पर। अभय सर, बैक टू बैक बहुत सारी अच्छी खबरें बाजार के लिए आई और बाजार ने स्थिरता के संकेत दे दिए हैं। आपको आगे की राह सर कैसी लग रही है और किस तरह से प्लान करें इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि अब तो 3 हफ्ते बाद हम Q2 अर्निंग्स की बात करने लगेंगे। जी नमस्कार अभिषेक जी। देखिए, जो मार्केट में वीकनेस थी काफी, वो एफपीआई सेलिंग की वजह से, जैसे आपने बताया, हमने भी देखा काफी टेक्निकल प्रेशर था मार्केट पे। फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग है, कोई दिक्कत नहीं है फंडामेंटल्स में। जो टैरिफ का भी प्रेशर है वो फ्रैंकली 2 या 3 सेक्टर्स पे है। तो डोमेस्टिक इकोनॉमी, डोमेस्टिक कंजम्पशन, जिस तरह से सरकार का पूरा फोकस है उसको बूस्ट करने के लिए, पहले बजट में इनकम टैक्स कट किया, फिर उसके बाद आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट कट किया और फिर अब जीएसटी कट हुए। तो एक पूरा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है गवर्नमेंट का, जो क्लियर है कि डोमेस्टिक कंजम्पशन को बूस्ट किया जाए इसके द्वारा, कि हम पैसे ज्यादा दे सकें कंज्यूमर्स के हाथ में। तो ऑब्वियसली एक कंजम्पशन लेड इकोनॉमी है, यंग इकोनॉमी है, डेमोग्राफिक्स पॉजिटिव हैं, तो कंजम्पशन बूस्ट तो आएगा ही आएगा। जो एफपीआई की सेलिंग थी अभिषेक जी, वो सिर्फ इसी कारण से थी कि जो टैरिफ का मसला है वो कितना खराब और हो सकता है। मतलब क्या और टैरिफ लगेंगे, क्या इंडिया को ऐसा देखा जाएगा कि वो भी एक यूक्रेन युद्ध में रशिया का पार्टनर है। तो ये काफी डर था एक समय, हफ्ते भर पहले तक मार्केट के मन में। पर अब जिस तरह से थोड़ा रिकंसिलिएशन अर्ली डेज लग रहे हैं बिटवीन ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के ट्वीट्स के, तो एक मार्केट में ये एक स्टेबिलिटी इसलिए आई है क्योंकि लोगों को लग रहा है कि अब यहाँ से खराब नहीं होगा। सो एक एक्स्ट्रा टैरिफ का प्रेशर कम है, दूसरी तरफ से हो सकता है ट्रेड डील हो जाए। तो जो मूड अभी है मार्केट में अभिषेक जी, वो यही है कि क्या अपॉर्चुनिटीज हैं जिनको एक्सप्लोर किया जाए। और मेरी भी यही सलाह है कि इस करेक्शन को, कंसोलिडेशन को इन्वेस्टर्स को यूज करना चाहिए अच्छे स्टॉक्स में पोजीशन बनाने के लिए, रादर देन वरी टू मच अबाउट राइट नाउ। लेड इकोनॉमी, यंग इकोनॉमी। अभय, गुड मॉर्निंग, मानसी दिस साइड। अच्छा लगता है ये सब सुन के, बिकॉज ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी पर लगातार हम आगे बढ़ते भी हैं एंड मूविंग विद द चेंज, एज दे से चेंज इज इनएविटेबल। करंट लेवल्स को देखते हुए यस, ट्रिगर्स हैं और इंडिकेटर्स हैं जो कि भारतीय बाजार को आकर्षक तो बनाते हैं। हैविंग सेड सो, यहाँ से आने वाले 6 महीने 1 साल के लिए फिर कौन से थीम सेक्टर्स हैं जिन पर नजर होनी चाहिए? जी मानसी, मुझे लगता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं जिनको मल्टी बैगर चाहिए या ग्रोथ इन्वेस्टिंग, जैसे हमारे जैसे इन्वेस्टर्स हैं जो ग्रोथ इन्वेस्टिंग पे फोकस करते हैं, उनको अपना ट्रेडिशनल सेक्टर से नजर हटा के और इमर्जिंग सेक्टर्स पे फोकस करना चाहिए। क्योंकि जो ट्रेडिशनल सेक्टर्स हैं वो अच्छा करेंगे पर वो मल्टी बैगर रिटर्न्स नहीं देंगे। अगर आप बड़े बैंक्स को देख लें, प्राइवेट बैंक्स को, या फिर बड़ी आईटी सर्विसेज कंपनीज को देख लें, बड़े लार्ज कैप फार्मा कंपनीज को देख लें, सो आई थिंक सबके सब ग्रो कर रहे हैं पर इस हिसाब से ग्रो नहीं कर रहे हैं अब कि आपको मल्टी बैगर रिटर्न दे। सो इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो मुझे लगता है
इंडेक्स स्टॉक्स के बाहर हैं, और जो स्टॉक्स यंग स्टॉक्स हैं, मिड कैप, स्मॉल कैप, जो अपनी जर्नी पे है, ग्रोथ जर्नी पे, मेरा पूरा विश्वास है कि वो आउट परफॉर्म करेंगे इंडेक्स स्टॉक्स को। तो आपको स्टॉक स्पेसिफिक वैल्यूएशन देखनी पड़ेगी ग्रोथ के कंपैरिजन में। जो सेक्टर्स हैं जो हमें पसंद है मानसी, वो है ईएमएस सेक्टर, जिसकी हम पहले भी बात कर चुके हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग एंड आउटसोर्सिंग। आई थिंक ये बहुत बड़ा स्पेस है। लोग इलेक्ट्रॉनिक्स सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक समझते हैं, पर इसमें अब काफी चीजें इंक्लूड हो गई हैं। सेमीकंडक्टर आ गया, इसमें स्पेस टेक आ गया, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट आ गया, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स तो पहले से ही था। तो ये एक कंपनीज हैं इसमें काफी स्पेस में, जो हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में है। मेरी बाय रिकमेंडेशंस नहीं है, पर कंपनीज हैं जैसे एम्बर, सिरमा, केन्स, डिक्सन, ये काफी अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे लगता है ये ग्रोथ स्टॉक्स हैं जो काफी चलेंगे। दूसरी तरफ कंज्यूमर इंटरनेट में मुझे लगता है कि काफी एक बॉटम बन चुका है, और अब रिकवरी अच्छी है कंज्यूमर इंटरनेट स्टॉक्स में, सर्विसेज और प्रोडक्ट्स की दोनों की। तो उसमें भी मुझे लगता है कि वैल्यूएशंस थोड़े एलिवेटेड हैं, पर ये ग्रोथ स्टॉक्स हैं। तीसरा जो बहुत इंटरेस्टिंग स्पेस है और जिसमें हम काफी क्लोजली देख रहे हैं, वो है यंग कंपनीज जो कि अब फोकस कर रही हैं सीडीएमओ में, स्पेशली इन फार्मा इंडस्ट्री। काफी सारे हमने देखे हैं रिसेंटली नए कंपनी जो लिस्टिंग भी हुई, जिनके प्रमोटर्स यंग हैं, ग्रोथ ओरिएंटेड हैं, और जो कोशिश कर रहे हैं कि हम एक बड़ा बिजनेस बनाए इंटरनेशनल लेवल का। तो ये जो तीन स्पेस हैं, ये हमारे फेवरेट हैं इस समय। और लास्टली मैं कहूंगा, जो छोटे बैंक्स हैं और एनबीएफसीज हैं जिन्होंने बहुत बुरी क्रेडिट साइकिल देखी पिछले 1.5 साल की, मुझे लगता है वहां पे भी एक बॉटम बन गया है। और ये जीएसटी रेट कट इन सबको हेल्प करेगा, इनके कलेक्शन एफिशिएंसी भी बढ़ेंगी, इनकी क्रेडिट डिमांड भी बढ़ेगी। तो आई थिंक इन्वेस्टर्स के पास बहुत मौके हैं इस समय मन से। जी नहीं, अभी जी आपने सर सही कहा कि जो छोटी कंपनीज हैं, मिड कैप साइज की कंपनीज हैं, उनमें बड़े बनने का अवसर है। और हमने देखा भी है पिछले, अगर मैं 1.5-2 दशक की बात करूं, तो ऐसे बहुत सारी कंपनीज थी जिनका 5,000 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है, आज वो कहाँ खड़ी हैं। मतलब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है। एक चीज़ आज सर आपसे हम समझना चाहेंगे, आईटी को लेकर ना थोड़ा सा ना स्ट्रीट्स के जो व्यूज़ हैं वो बटे हुए हैं, और मैं खड़ा हूं, मुझे ज़्यादा कन्विक्शन आ नहीं रहा है। अगर मैं इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताऊं अपनी सोच, तो मुझे ये लगता है कि ठीक है, एआई की रेस में थोड़ी सी पिछड़ी ये कंपनी ज़रूर है, हो सकता है कि फोकस बढ़ाएं, लेकिन एआई में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, क्लाउड में ऑलरेडी इतने बड़े बड़े दिग्गज हैं जिनके पास कॉस्ट एफिशिएंसी बेहतर है। तो आप आईटी कंपनीज को, भारतीय सॉफ्टवेयर जायंट्स को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि वो ग्रोथ नहीं आ रही है, अब वो ग्रोथ बहुत ही नॉर्मल टाइप की ग्रोथ हो गई है। सर, तो कितने बुलिश रहे आईटी पे, या फिर विद इन आईटी हम अपने शेयर चूज कर लें जिनका डिजिटल पर ज्यादा फोकस है, जिनका ऑटोमेशन पर ज्यादा फोकस है? कैसे प्लान करें आईटी में? ये देखिए, हमारा व्यू अभिषेक जी बहुत नेगेटिव है। पिछले 2-3 साल से एक भी हमारे पास आईटी सर्विसेज का स्टॉक नहीं है पोर्टफोलियो में, और उसकी वजह आपने बता दी ऑलरेडी कि हम बहुत पिछड़ चुके हैं अपने टेक्नोलॉजी, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के यूसेज में, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों में। तो ये जो सारी लार्ज कैप आईटी सर्विसेज कंपनीज हैं, ये कैश फ्लो बनाती हैं, इन्वेस्टर्स को वापस दे देते हैं, बाई बैक, डिविडेंड, इन्वेस्टर थोड़ा खुश हो जाते हैं, पर ग्रोथ नहीं है। तो रादर देन फोकसिंग यूजिंग जो उनके कैश है उसको ग्रोथ में इन्वेस्ट करें, जैसे कि ग्लोबल कंपनीज कर रही हैं, ये इनका बिजनेस मॉडल अभी बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है। और दुख की बात यह है फ्रैंकली एज एन इन्वेस्टर कि इसमें कोई चेंज भी नहीं दिख रहा है। मतलब ये भी नहीं कि कोई एक्विजिशन हो गई या कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया। इनका बिजनेस अभी भी सब टाइम एंड मटेरियल मॉडल पे चल रहा है कि कितने लोग हायर किए, उनकी कैसे बिलिंग करी, फिक्स कॉस्ट प्राइसिंग करी, पर जो कस्टमर बेस है वो पूरा स्विच हो गया है अभी यूज ऑफ टेक्नोलॉजी पे। तो हमारी जो कंपनीज हैं उनकी कॉम्पिटिटिवनेस दिन पर दिन कम होती जा रही है। तो मुझे नहीं लगता कि डिस्पाइट जो करेक्शन देखी है अभी हमने इन स्टॉक्स में, और उनके पी मल्टीपल भी गिर गए हैं, पर वो अभी भी महंगे हैं। क्योंकि अगर कोई कंपनी 2-3% ग्रो कर रही है साल की, और उसका पी रेशियो अभी भी 20-25 टाइम है, तो उसका पीजी रेशियो अभी भी 10 के आसपास है। तो बहुत महंगे स्टॉक्स हैं ये, आप उस नजरिए से देखें। जो कुछ छोटी कंपनीज हैं आईटी में, वो मुझे लगता है कि फिर भी प्रोडक्ट फोकस्ड हैं और वो कुछ अच्छा काम करने की कोशिश कर रही हैं। तो मेरी सलाह यही रहेगी इन्वेस्टर्स को कि बड़े लार्ज कैप आईटी के पीछे जाने की बजाय, जो कि एक समय वैल्यू ट्रैप्स हैं, आप फोकस करिए उसी सेक्टर में जो यंग कंपनीज हैं, जो टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी को यूज करके
ग्रोथ पाथ पे चल रहे हैं, वो शायद थोड़ी महंगे भी हों पर फिर भी रिटर्न वहीं से मिलेगा। सही कहा आपने एंड रिटर्न्स के ही लिहाज से अगर आप देखें कई सारे थीम सेक्टर्स आई थिंक हमारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स और व्यूवर्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं ये जो टेक अवेज आप दे रहे हैं। वन मोर थिंग, डिफेंस शिप बिल्डिंग स्पेस जो है काफ़ी महंगे वैल्यूएशंस रहे। एक समय था जबकि काफ़ी अच्छा चले भी, इनफैक्ट अब भी अगर पिछले 6 महीने के रिटर्न्स देखेंगे ऑलमोस्ट 50 to 80% रिटर्न्स कुछ तमाम प्लेयर्स ने दिखाए हैं, लेकिन उसके बाद डाउनसाइड एक्शन और वापस से कम बैक करते हुए क्या कन्विक्शन कॉन्फिडेंस है दो पार्टिसिपेंट्स या दो तरीके के प्लेयर्स के लिए, जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है और जो एग्जिस्टिंग नई पोजीशंस बनाना चाह रहे हैं, उनके लिए राय क्या होगी? मानसी, बहुत बड़ा स्पेस है और बहुत ग्रो करेगा, क्योंकि एक इस स्पेस में हम बहुत पीछे हैं और अब और ये हम भी सोचा करते थे कि क्यों गवर्नमेंट का फोकस नहीं है शिप बिल्डिंग की तरफ। हमारा इतना बड़ा कोस्ट लाइन है, हमारी इतनी बड़ी शिपिंग इंडस्ट्री है, तो हम खुद क्यों नहीं बनाते। और एक साइकिल था मानसी करीब 5-8 साल पहले, जो काफी शिप बिल्डिंग कंपनीज थी वो एनसीएलटी में पहुंच गई थी, तो इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट जीरो हो गया था उस स्पेस में, क्योंकि उन्होंने ठीक से अपने प्रोजेक्ट्स मैनेज नहीं किए, शिपिंग साइकिल में एक डाउनटर्न आया, तो ये सारी कंपनीज बंद हो गई। और आप रिसर्च करेंगे तो इन सब कंपनीज के नाम आपको मिल जाएंगे। तो जो अब पर जो आ रहा है नया जो फेज है, इसमें मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का बहुत सपोर्ट है और फोकस है और कमिटमेंट है। तो आई थिंक अगर गवर्नमेंट ही सबसे बड़ी कस्टमर रहेगी इस स्पेस की, डिफेंस के लिए भी और कमर्शियल यूज के लिए भी, तो अगर गवर्नमेंट का सपोर्ट रहा तो मुझे लगता है कि ये शिप बिल्डिंग स्पेस जो है एक बहुत बड़ा स्पेस बन सकता है इंडिया में, क्योंकि काफी जो डेवलप्ड कंट्री जैसे कोरिया और चाइना, वो इस स्पेस से अब निकल रहे हैं, मतलब उनके लिए इतना वैल्यू एडेड स्पेस नहीं है। तो अगर फॉरेन कंपनीज इंडिया में आए और एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बने शिप बिल्डिंग का, तो मुझे लगता है कि ये अनदर 5 से 10 साल की ग्रोथ स्टोरी है। एब्सोल्युटली, थैंक यू फॉर ऑल ऑफ दोज अपडेट। अभय, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और बाजार पर अपना नजरिया हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे टू यू। मार्केट के महारथी को तो हम यहीं समेट रहे हैं, लेकिन एक नज़र जाते जाते बाजार की तरफ भी होनी चाहिए। मार्केट में आज हम देख रहे हैं सदी हुई शुरुआत होती हुई, इसके बाद 25,000 के लेवल्स को कायम रखने की लगातार कोशिश में निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी हम देख रहे हैं निचले स्तरों से एक हरे निशान के साथ मूवमेंट देखने को मिली। फर्स्ट